स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश की यानी प्रकाश चैप्टर जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह आपके 12th क्लास के लिए भी है और 10th क्लास के लिए भी है। दोनों क्लास के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसलिए आज मैं 10th क्लास के लिए पढ़ा रहा हूँ और आप लोगों को क्या करना है, इसको बहुत मेहनत करके तैयार करना है ताकि आप जब एग्ज़ाम देने जाएं, आप 12th क्लास में जाएं तो प्रकाश से जुड़ी समस्याएं आपकी लगभग क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। लेकिन वहाँ पर आपका किसी प्रकार का कोई इशू ना रहे कि आपको प्रकाश से कोई टॉपिक नहीं आता। जितने आपके हाई स्कूल में टॉपिक हैं उनको मैं पढ़ाऊँगा और जब इंटर के जो टॉपिक है तो जब मैं इंटर का पोर्शन पढ़ाऊँगा, जब मैं इंटर के लिए क्लास लूँगा तो वहाँ पर मैं इसको पढ़ाऊँगा। ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि दर्पण क्या होता है। दर्पण के बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी जानकारी ले ली। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि प्रतिबिंब क्या होते हैं, प्रतिबिंब के बारे में देखा। आज हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा अगला टॉपिक है, उसका नाम है समतल दर्पण। समतल दर्पण इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर। अब ये समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर क्या होता है, हमने आपको बताया था कि दर्पण वह युक्ति है जिस पर पड़ने वाला संपूर्ण प्रकाश क्या हो जाए, परावर्तित हो जाए। वो क्या कहलाता, दर्पण कहलाता। लेकिन अगर मान लीजिए किसी दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा हो बेटा, प्लेन हो, जैसे मेरा बोर्ड है प्लेन है, इस तरीके का परावर्तक पृष्ठ हो, तो ऐसे दर्पण को क्या बोला जाता है, समतल दर्पण बोला जाता है। आपके घर में अलमारी होगी, उसमें जो शीशा लगा हुआ होता है वो हमारा क्या होता है, समतल दर्पण होता है। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, किस तरीके से बनता है, उस चीज को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज करिए ये हमारे पास हमने बेटा यहाँ पर क्या ले लिया है, एक ये हमारे पास क्या है, दर्पण है। ये हमारे पास क्या है, एक हमने यहाँ पर बेटा क्या ले लिया, एक दर्पण ले लिया है। ये हमारे पास क्या है, एक दर्पण है। और हमेशा आपको पता है वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। तो सपोज करिए हमने यहाँ पर एक वस्तु रख दी। जब हमने यहाँ पर वस्तु को रखा तो सपोज करिए इससे प्रकाश की किरण एक ऐसे गई, क्योंकि दर्पण है तो परावर्तित होने के बाद इस तरीके से चली गई। ठीक है। एक दूसरी प्रकाश की किरण इस तरीके से गई और ये इस तरीके से चली गई। ठीक है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या रखा है, एक वस्तु को बेटा इस तरीके से हमने यहाँ पर एक वस्तु को रख दिया। ये हमने क्या रखा है, एक वस्तु को रखा है। तो ये हमारे पास क्या है, वस्तु है, यानी ये ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से क्या किया, हमने दो प्रकाश की किरणें निकाली। हमने आपको बताया था प्रतिबिंब बनाने के लिए, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो मिनिमम दो प्रकाश की किरणें होनी चाहिए। आप अनंत कितनी भी ले सकते हो, लेकिन जब हम कॉपी पे डायग्राम बनाते हैं तो हम सिर्फ दो प्रकाश की किरणों को लेके चलेंगे, ना दो से ज्यादा ना दो से कम। ये बात आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, सपोज करिए मान लीजिए यहाँ पर ये मान लीजिए यहाँ पर ये प्रकाश की किरणें आपस में एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगे। देखिए आगे से क्या हो रही है, फैलती हुई जा रही हैं। तो ऐसा आभास होता है कि ये प्रकाश की किरणें एक दूसरे को कहाँ काटेंगी, पीछे काटेंगी। ये देखिए, तो एक दूसरे को बेटा कहाँ पर काट रही हैं, ये देखिए यहाँ पर एक दूसरे को ये प्रकाश की किरणें काट रही हैं। तो यहाँ पर इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, तो सपोज करिए ये इसका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। बड़ा होकर कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है, क्योंकि प्रकाश की किरणें वास्तव में एक दूसरे को कट नहीं कर रही, सिर्फ क्या हो रहा है, आभास हो रहा है कि एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रही हैं। तो सपोज करिए इस वस्तु का नाम हमने दिया ए और बी, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, ए डैश, और ये क्या हो जाएगा बेटा, बी डैश। और ये हमारा क्या है, समतल दर्पण है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, समतल दर्पण से यानी समतल दर्पण की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ गुण होते हैं, उनको हम देख लेते हैं, यानी इनके गुणों की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात देखिए, इसका गुण क्या होगा, यहाँ पर समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा है, आभासी है, क्योंकि सिर्फ आभास हो रहा है। कैसा है, तो नंबर एक बात करेंगे कि कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी। और जो आभासी है वो क्या होगा बेटा, सीधा होगा। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, और साथ में बेटा कैसा है, ये सीधा भी है। कैसा है, सीधा है। क्लियर है, पहला पॉइंट समझ में आ गया कि
कि प्रतिबिंब कैसा बनता है समतल दर्पण में, आभासी और सीधा बनता है। दूसरी बात देखिए यहां पर, जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा क्या होता है, वस्तु के बराबर होता है। तो प्रतिबिंब बेटा किसके बराबर होगा, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर होता है, यानी जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना बड़ा ही उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट यह होता है कि वस्तु से जितनी दूरी पर, दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होगी, दर्पण से उतनी ही दूरी पर क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो मतलब क्या होगी, दूरी कैसी होगी, समान होगी, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी आपस में क्या होगी, समान होगी। सपोज करें यहाँ पर ये d दूरी पर रखा हुआ है, दर्पण कहाँ, दर्पण से वस्तु d दूरी पर रखी है, तो इसका प्रतिबिंब बेटा कहाँ बनेगा, d दूरी पर ही बनेगा, यानी दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। चौथी बात यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर अगर हम एक लाइन खींचे, मतलब यहां पर ये वस्तु है और ये बेटा क्या है, प्रतिबिंब है, तो वस्तु और प्रतिबिंब को मिलाने वाली एक रेखा है। सपोज करिए ये वस्तु और प्रतिबिंब को मिलाने वाली क्या है बेटा, एक ये रेखा है, ये समझाने के लिए हम बना रहे। तो वस्तु और प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा हमेशा दर्पण पे क्या होती है, लंब होती है। तो देखो दर्पण पे 90 डिग्री पर पड़ रही है, क्या होती है, मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा। किसको मिलाने वाली, वस्तु और प्रतिबिंब। तो वस्तु और प्रतिबिंब को जो मिलाने वाली रेखा होती है वो हमेशा दर्पण पे क्या होती है बेटा, मिलाने वाली रेखा क्या होती है, दर्पण पे हमेशा क्या होती है, लंब होती है। ये चार बातें हो गई। पांचवी बात यहां पर ध्यान से बहुत समझिएगा कि अगर सपोज करिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर सपोज करिए मैं इस प्रतिबिंब यानी इस वस्तु को दर्पण की तरफ v वेग से भगाऊं, किस वेग से भगाऊं, v वेग से भगाऊं, तो प्रतिबिंब भी जो होगा वो दर्पण की तरफ क्या होगा, v वेग से भागेगा। मतलब यहां पर क्या होगा, वेग भी क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, वेग समान होगा। शब्दों को सुने रहना, वेग क्या होगा, समान होगा। लेकिन यहां पर अगर हम थोड़ा सा कंडीशन को बदलें, थोड़ा सा कंडीशन को बदले, नहीं सपोज करिए नहीं समझ में, फिर से समझने की कोशिश करिए। मतलब सपोज करिए मेरे पास ये दर्पण रखा हुआ है और इस दर्पण की तरफ मेरे पास यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, कोई वस्तु रखी हुई है और यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो अगर मान लीजिए इस वस्तु को मैं इधर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से भगाऊंगा, तो प्रतिबिंब भी इधर कितनी वेग से भागेगा, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ही ये आएगा। कभी आप लोगों ने महसूस किया, अगर नहीं महसूस किया तो आप देखिएगा कि आप अपने घर में जो अलमारी है उसमें जो शीशा लगा, आप उसके सामने कभी खड़े होइएगा और वहां पर आप देखेंगे कि जितना आप दर्पण से दूर खड़े होते तो प्रतिबिंब भी दर्पण के उतना पीछे, कितना पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। ये देखा होगा। और अगली बात है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब भी क्या होता है, आगे बढ़ता जाता है। मतलब प्रतिबिंब की ओर आप जितनी स्पीड से भागते हैं, दर्पण भी क्या होता है उतनी स्पीड से, दर्पण क्या होता है, प्रतिबिंब भी उतनी ही स्पीड से क्या होता है, दर्पण की ओर आता है। मतलब वस्तु दर्पण की ओर जितनी स्पीड से जाएगी, प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर उतनी ही स्पीड से आएगा। तो दोनों का वेग क्या होगा, समान होगा। लेकिन यहां पर मैं एक छठी बात आपको बताना चाहूंगी कि अगर सपोज करिए, मान लीजिए कि यहां पर ये जो वस्तु है, ये जो वस्तु है ये दर्पण की ओर v वेग से जा रही है। किस वेग से जा रही है, v वेग से जा रही है। तो ये वस्तु, ये जो हमारा प्रतिबिंब है, ये वस्तु की ओर कितनी स्पीड से जाएगा, 2 गुना वेग से जाएगा। मतलब क्या है कि अगर यहां पर ध्यान से मेरी बात को सुनना और समझने की कोशिश करना, ये वस्तु है और ये क्या है, समतल दर्पण है। ये क्या है, समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण की ओर वस्तु किस स्पीड से जा रही है, 10 मीटर पर सेकंड की। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये प्रतिबिंब वस्तु की ओर कितनी स्पीड से आएगा, किसे, वस्तु की, प्रतिबिंब दर्पण की ओर की नहीं, वस्तु की ओर कितनी स्पीड से आएगा, तो इसका वेग बेटा कितना हो जाएगा। तो याद रखना सर, इसका वेग 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये क्या है, वस्तु की ओर। मैं वस्तु की ओर की बात कर रहा हूं। तो इस बार प्रतिबिंब किधर गति कर रहा है, वस्तु की ओर। क्लियर है। तो ये इतने सारे क्या होते हैं बेटा, गुण होते हैं। बात समझ में आ गई। ये इसके क्या होते हैं, इतनी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी, समतल दर्पण की। ठीक है। अब यहाँ पर समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने की संख्या जो आपका कॉम्पिटिटिव लेवल पर पूछा जाता है, तो वो हमारा 10th लेवल तक नहीं है।
तो जितना हमारा 10th लेवल तक है, जितना हमारा सफिशियंट है, जितना हमें आवश्यकता है, उतनी बात हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जब ये डायग्राम बनाइएगा तो ये वाली लाइन मिटा दीजिएगा। ये तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए बनाया था कि अगर आपको वस्तु और प्रतिबिंब को जो मिलाने वाली रेखा है वो हमेशा क्या होगी, दर्पण पे लंब होती है। ये बात आपको याद रखना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है? चलिए ठीक है, इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा आगे, समतल दर्पण पढ़ने के बाद अब हम लोगों को पढ़ना है क्या, समतल दर्पण पढ़ने के बाद अब हम लोगों को पढ़ना है गोलीय दर्पण। क्या पढ़ना है बेटा? गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। अब यहां पर देखिए, तो नंबर 2 जो हमें मिरर दूसरे टाइप का पढ़ना था वो पढ़ना था, थोड़ा सा इधर लिखता हूं, गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। अब ये गोलीय दर्पण क्या होता है? दर्पण आप लोग समझ गए हैं कि प्रकाश का परावर्तन यानी एक ऐसी सतह या एक ऐसी युक्त जो अपने पर पड़ने वाले संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर दे। लेकिन अगर उसका पृष्ठ बेटा कैसा हो, जब प्लेन था, समतल था, तो उसको समतल दर्पण बोल दिया गया। लेकिन वो कैसा हो, अगर गोलीय हो तो उसको क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण बोलेंगे। तो आप क्या करोगे, 2D पॉइंट कैसे परिभाषित करोगे? यदि प्रकाश किसी गोलीय सतह से क्या होता है, परावर्तित होता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए, गोलीय दर्पण आपको बताया गया कि 2 तरीके के होते हैं। एक आपका होता है अवतल दर्पण, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉनकेव मिरर, और दूसरा आपका होता है बेटा उत्तल दर्पण। तो दोनों को हम लोग कंपैरेटिवली पढ़ेंगे, तुलना करके पढ़ेंगे। और ये हमारा होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो एक आपका है कॉनकेव मिरर और दूसरा क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है। अब यहां पर देखिए, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण की पहचान क्या होती है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। ये देखिए, ये जो मैं बाहर डॉट डॉट ये टाइप में लगा रहा हूं, ये क्या है? पॉलिश है। इसको क्या बोला जाता है बेटा? पॉलिश। और ये जो पॉलिश होती है, ये आयरन ऑक्साइड की बेटा क्या होती है? परत होती है। ये पॉलिश होती है, या इसी को कलाई भी बोला जाता है, इसका दूसरा नाम भी है। क्या बोला जाता है? कलाई। ये जो अंदर वाला पृष्ठ होता है, इसको बोला जाता है परावर्तक पृष्ठ। इसको क्या बोला जाता है? परावर्तक पृष्ठ बोला जाता है। अब यहां पर ध्यान से देखिए कि सपोज करिए अगर कोई प्रकाश की किरण यहां से आएगी इस तरीके से, या मैं पहले तुलना करके बता देता हूं। तो ये पॉलिश और ये कलाई है। तो याद रखना, जब हमारी आपतित किरण, ये हमारी क्या है? आपतित किरण इस तरीके से आएगी और ये परावर्तित होकर इस तरीके से वापस चली जाएगी, क्योंकि परावर्तन ही होगा। क्योंकि ये क्या है? पॉलिश लगी तो प्रकाश आर पार नहीं जा पाएगा। तो जब आपतित प्रकाश की किरण अगर किसी दर्पण के दबे हुए भाग पर पड़े, क्या बेटा? किस पर पड़े बेटा? दबे हुए भाग पर पड़े, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। बहुत सारी डिफिनेशन है, किसी तरीके से भी परिभाषित कर सकते हो। दूसरे तरीके से हम क्या परिभाषित कर सकते हैं? ऐसा दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? धसा हुआ हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण बोलेंगे। और सर ऐसा दर्पण, ध्यान सुनना, ऐसा दर्पण, या इसको हम थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए हम इसको थोड़ा सा उल्टा बना देंगे इस तरीके से। ये देखिए, तो यहां पर देखिए कई तरीके परिभाषित करने के, सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा। और ये इस पर क्या हो गई? कलाई हो गई, या इसी का दूसरा नाम क्या है? पॉलिश भी है। ठीक है, और ये वाला हमारा क्या कहलाता है? ये वाला सर कहलाता है परावर्तक पृष्ठ। अच्छा, परावर्तक पृष्ठ हमने पढ़ा था परावर्तन में, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा।
अब यहाँ से जब प्रकाश की किरण पड़ेगी तो कैसे होगी, तो सपोज करिए ऐसे प्रकाश की किरण आएगी और परावर्तित होने के बाद ऐसे वापस चली जाएगी। तो याद रखना, फिर इसी को परिभाषा क्या कब परिभाषित करोगे, जब आपतित किरण गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग पर पड़ करके क्या होती, परावर्तित होती है, तो ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हो, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, उभरा हुआ हो। कैसा हुआ हो, उभरा हुआ हो, तो ऐसे दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। और एक तरीका है परिभाषित करने के लिए, यानी गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर क्या हो, पॉलिश हो, तो ऐसे दर्पण को क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण बोलेंगे। या ऐसा गोलीय दर्पण जिसके धसे हुए भाग पर क्या हो, पॉलिश हो या कलाई हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे। यहां तक कोई समस्या किसी को आई हो तो आप लोग बताइए। तो यहाँ पर हमने बात किसकी की, हमने बात की है गोलीय दर्पण और उत्तल दर्पण की। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइए। आगे हम लोग पढ़ेंगे कुछ चिन्ह परिपाटी है, सॉरी कुछ शब्दावली है जिसको हमें समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है बेटा, अब देखिए आगे हम लोगों ने गोलीय दर्पण के बारे में भी देख लिया, उत्तल और अवतल दो होते हैं। ठीक है, अब आगे हमें क्या पढ़ना, कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर बेटा क्या है, शब्दावली है। और उन शब्दावली को हमें पढ़ना और बहुत बेहद जरूरी है, क्योंकि आगे जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण शब्दावली, यानी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी क्या होती है। तो सबसे पहले आइए समझ लेते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना। ये देखिए, ये आपका हमने एक दर्पण बनाया, और कौन सा दर्पण है ये, तो सीधी सी बात है कि सर ये अवतल दर्पण है। कैसे पता किया, क्योंकि परावर्तक तल धसा हुआ है और पॉलिश उभरे हुए भाग पे है। इसको हमने दर्पण माना, इसको नाम दे दिया M1 और ये है M2। ठीक है, पहला यहां पर एक शब्द यूज होता है जिसका नाम है ध्रुव। ध्रुव इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसको पोल, और पोल को जो लिखा जाता है वो पी से लिखा जाता है। किससे, पी से, समझिएगा यहाँ पर। तो याद रखना, जो भी हमारा दर्पण होता है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, तो उसका जो मध्य बिंदु होता है, तो इसका सपोज करिए क्या है, मध्य बिंदु, तो उसका जो मध्य बिंदु होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। समझ में आया, किसी भी दर्पण का, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण, उसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। ठीक, दूसरा शब्द यहां पर आएगा जो यूज होगा वो है वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को बेटा लिखा जाता है, मैं सिंबल बता देता हूं, इसको लिखा जाता है C से। और वक्रता केंद्र क्या होता है, आपको पता है कि गोलीय दर्पण क्या है, किसी गोले का भाग है। यानी पहले कहीं ना कहीं इस तरीके से बेटा क्या होता है, गोला रहा होगा, ये क्या रहा होगा, गोला। फिर इसको इस तरीके से कट कर दिया, कट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, आयरन ऑक्साइड की परत इस पर लगा दी, हमारा क्या बन गया, दर्पण बन गया। तो ये किसी ना किसी का क्या होता है, गोले का भाग होता है। क्या होता है, किसी गोले का भाग होता है। तो ये इसका बेटा क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र सी। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, केंद्र का मतलब आप लोग जानते हैं कि जैसे सपोज करें हमारे पास एक गोला है, और इस गोले का जो केंद्र होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गोले का जो मध्य बिंदु होता है, सेंटर पॉइंट होता है, उसी को हम लोग केंद्र बोलते हैं। तो इसी तरीके से बेटा यहाँ पर ये भी हमारा किसी गोले का भाग रहा होगा, है ना, किसी ना किसी गोले का भाग रहा होगा। और इस गोले का जो केंद्र होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। तो यहाँ पर ये वक्रता केंद्र को हमने क्या मान लिया बेटा, C मान लिया। समझ में आ गई बात। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। थोड़ा ऊपर बन गया, नीचे बनाता हूं। ये हमारा क्या हो गया बेटा, वक्रता केंद्र हो गया। ठीक, वक्रता केंद्र के बाद एक तीसरा शब्द और यहाँ पर यूज होगा जिसका नाम है वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम कहाँ से लिखेंगे, कैपिटल R से। तो याद रखना, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, वक्रता केंद्र और पोल के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो ये इसकी बेटा क्या हो जाएगी, ये इसकी
रेडियस हो जाएगी। ठीक है, वक्रता त्रिज्या। यहाँ पर एक चौथा पॉइंट और आएगा जिसको हम लोग बेटा बोलेंगे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष को बेटा कोई सिंबल नहीं है, सिंपल से एक मिलाने वाली रेखा है। तो याद रखना कि वक्रता केंद्र और पोल को मिलाने वाली रेखा को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ये देखिए, सॉरी गलती से निकल गया, ध्रुव नहीं कहते हैं बेटा, इसको क्या कहते हैं हम लोग, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, और अगला हमारा पास है बेटा मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, और मुख्य फोकस को बेटा कैपिटल एफ से लिखते हैं। तो ये मुख्य फोकस क्या होती है, याद रखना वक्रता त्रिज्या की आधी क्या होती है, मुख्य फोकस होती है। मैं फार्मूला भी लिख देता हूं यहाँ पर। वक्रता त्रिज्या की आधी क्या होती है, फोकस, मुख्य फोकस होती है। यानी वक्रता त्रिज्या का जो सेंटर, यानी जो उसका आधा होता है, मध्य बिंदु जो होता है, इसका मुख्य अक्ष का कह सकते हो जो मध्य बिंदु है, वही क्या कहलाएगा, आपका मुख्य फोकस कहलाएगा। तो ये आपका बेटा क्या हो गया, ये मुख्य फोकस है, और मुख्य फोकस को क्या लिखते हैं, एफ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, एफ से लिखते हैं। तो आपको कुछ चीजें पता चले कि दर्पण में क्या क्या होता है, ध्रुव होता है, मुख्य फोकस होता है, वक्रता केंद्र होता है, वक्रता त्रिज्या होती है। और यहाँ पर एक और चीज बाकी है कि जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और शब्द यहाँ पर आएगा छठा, जिसको हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। तो याद रखना मुख्य फोकस से ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस, सॉरी फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, स्मॉल एफ से लिखा जाता है। तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ तक इतनी बातें क्लियर हो गई। अब सपोज करिए यहाँ पर हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे, हालांकि इसका पार्ट है नहीं पर हम आपको बता देते हैं। याद रखना कि सपोज करिए आपने वस्तु को यहाँ पे रखा है, ये यहाँ पे रखा है, तो जहां पर आपने वस्तु को बेटा रखा है, इसे मैं इंक्लूड कर देता हूं, जहां पर आपने वस्तु को रखा है उस वस्तु से, और जहां पर पोल है तो वस्तु से पोल की जो दूरी कहलाती है, यानी यहाँ पर वस्तु है और वस्तु से पोल की जो दूरी होती है उससे बेटा बोला जाता है वस्तु की दूरी। और वस्तु की दूरी को बेटा यू से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, ये बात याद रखिएगा, किससे लिखा जा रहा है, यू से लिखा जाता है। ये हमारी वस्तु है। और सपोज करिए यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन रहा, मैं यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। ये क्या है, प्रतिबिंब है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये क्या है, प्रतिबिंब है। ये क्या है, प्रतिबिंब है। सपोज करिए यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है, और प्रतिबिंब से ध्रुव की जो दूरी है, जहां पर प्रतिबिंब बन रहा है और उसके वहां तक, कहां तक बेटा, ध्रुव तक की जो दूरी है, ये सपोज करिए इसकी यहाँ पर ये दूरी है। तो ध्रुव तक की जो दूरी है वो इसकी कहलाती है प्रतिबिंब की दूरी। और प्रतिबिंब की दूरी को जो लिखा जाता है वो किससे लिखा जाता है, याद रखना स्मॉल v से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, स्मॉल v से लिखा जाता है। तो यहाँ पर एक और हमने ऐड कर दिया, यानी आपको हमने यहाँ पर ये भी बता दिया वस्तु की दूरी। और वस्तु की दूरी को काहे लिखते हैं, u से लिखते हैं। आठवीं बात हमने आपको बताई, प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी को काहे लिखते हैं, v से लिखते हैं। तो ये बेटा हमारी इतनी टर्मिनोलॉजी थी। अगर ये आपको समझ में आई है तब तो हम आगे के टॉपिक सीख पाएंगे। नहीं समझ में आया है तो आप इसको दोबारा भी देखिए। हमने बहुत इत्मीनान और बहुत संयम के साथ इसको आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, हर एक बात आपको हमने बता दी कि ध्रुव क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, और वस्तु की दूरी क्या होती है। कुछ एक बातें और बताता हूं, हालांकि वो चिन्ह परिपाटी में मैं आगे बताऊंगा, तो यहाँ पर मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। फिलहाल ये महत्वपूर्ण शब्दावली है, इनको आप लोग समझ गए होंगे। तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर आगे का टॉपिक देखते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम।
यानी गोलीय दर्पण में हम किस तरीके से प्रतिबिंब को बना सकते हैं। तो क्या होगा, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा कि गोलीय दर्पण में किस तरीके से प्रतिबिंब बनाने के नियम हैं। यहां पर 4 नियम हैं, 3 पढ़ेंगे हमारा काम हो जाएगा। हालांकि 4 नियम हैं, 3 नियम पढ़ेंगे हमारा काम हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, आप एक दर्पण बना लीजिए। ये देखिए, ये हम जो दर्पण बना रहे हैं, मैं उत्तल और अवतल दोनों में समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको कोई समस्या ना हो कि नहीं सर उत्तल में नहीं बताया, अवतल में बता दिया। तो मैं दोनों में समझाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, अभी हमने टर्मिनोलॉजी आपको बताई। ये P है, इसमें भी क्या होगा, ये P होगा। इसका नाम M1 M2, M1 M2, क्लियर है। ये इसका वक्रता केंद्र, क्योंकि ऐसा गोला होगा और ये गोला ऐसा होगा। इसका ये क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो इसका केंद्र ये हो गया, इसका केंद्र ये हो गया, और इसको मिलाने वाला मुख्य अक्ष ये हो गया, और इसको मिलाने वाला मुख्य अक्ष ये हो गया। ठीक है, इधर मैं इसको भी लंबा कर देता हूं थोड़ा सा। अब यहां पर कोई वस्तु अगर रखी जाएगी तो प्रकाश की किरणें चलेंगे। ध्यान से समझिएगा, ये इसका पॉइंट C है, ये इसका पॉइंट F हो जाएगा, इसका भी ये पॉइंट क्या हो जाएगा, C, और इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, ये F। हमेशा एक बात याद रखना, वो याद ये रखना है कि वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाएगा। बाईं ओर मतलब इधर, इधर। यहां पर देखिए, सपोज करिए आपने यहां पर सपोज करिए पहली प्रकाश की किरण यहां से चली इस तरीके से, तो ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है। तो जितनी भी प्रकाश की किरणें, नियम पहला यही है कि जितनी भी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी, तो परावर्तन के पश्चात मतलब टकराने के पश्चात वो हमेशा टकराने के बाद हमेशा F से होकर आएंगी। किससे होकर आएंगी, F से होकर आएंगे। F से होने का मतलब क्या है, मुख्य फोकस से होकर आएंगे, पहला नियम है। यहाँ पर देखिए कि पहली ये मान लीजिए प्रकाश की किरण ऐसे गई है समांतर, तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगी, टकरा के इस तरीके से वापस चली जाएगी। लेकिन हमें प्रतीत क्या होगा कि ये कहां से आ रही है, F से होकर आ रही है, ऐसा प्रतीत होगा। ठीक है, तो पहला नियम क्लियर हो गया। दूसरा नियम देखिए कि अगर कोई प्रकाश की किरण F से होकर गई है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो ये प्रकाश की किरण क्या है, दूसरी है, तो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ऐसे ही देखो, यहां पर कोई प्रकाश की किरण है, तो यहां पे देखिए ये वाला बेटा समझ में आया कि प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब यहां पर देखिए, अगर हम इसके लिए बनाना चाहें तो ऐसे कैसे बना सकते हैं, देखिए ध्यान से, कि सपोज करिए यहां से एक प्रकाश की किरण इस तरीके से बेटा आ रही है, लेकिन हमें मुख्य अक्ष के क्या दिखाना है, दूसरा नियम हमें यह बताना है कि अगर कोई प्रकाश की किरण बेटा क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर गई है, तो वो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, अगर F से होकर गई है तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। हमें ये बात यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए मुख्य अक्ष को समांतर किस तरीके से दिखाएंगे, ध्यान से देखिएगा कि सपोज करिए कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से आई है, यहीं पे समझाते बनेगा भी नहीं, चलो कोशिश करता हूँ। ये इस तरीके से तरीके से प्रकाश की किरण आई है, ध्यान से सुनिएगा।
ये एफ है, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि ये इस तरीके से, ये आई है, ये दूसरी है बेटा, ये पहली थी और ये दूसरी, तो ये इस तरीके से गई है। तो जब ये टकराएगी तो कंजेस्टेड हो जाएगा भाई, कंजेस्टेड हो रहा है, तो मैं दूसरी जगह से बता देता। तो मान लीजिए सपोज करिए प्रकाश की किरण इस तरीके से आई है और ये क्या हो जाएगी, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और आपको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है, एफ पर जा रही है। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, समझिएगा ये दो बातें। तीसरी बात इन्होंने ये बताई, तीसरा नियम है कि अगर प्रकाश की किरण कोई सी से होकर गई है तो वो जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते से वापस चली आएगी। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई प्रकाश की किरण, बेटा यहां पर देखो ध्यान से, अगर कोई प्रकाश की किरण तीसरी है ये, अगर ये सी से आई है इस तरीके से, ये देखिए प्रतीत हो रहा किससे, सी से, तो उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। तो यहाँ पर बेटा ये क्या थे, नियम थे। और चौथा नियम ये होता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण पोल पर जाके डायरेक्ट गिरे, किससे, पोल पर गिर रही है, तो वो परावर्तन के नियमों का पालन करेगी और वो उसी तरीके से जितने एंगल के साथ आपतित होगी उतने ही एंगल के साथ वापस चली आएगी। फिलहाल हमें ये 3 नियम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे कल की क्लास में, उसमें हम लोग यही देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। तो आप लोग कोशिश ये करिएगा कि चलिए हम इसका एक चार्ट बनवा देते हैं, पहले आप वो चार्ट कल तैयार करके आइए, फिर हम आगे कल प्रतिबिंब के निर्माण की बात करेंगे। चलिए पहले हम चार्ट बनवा देते हैं, इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब यहां पर हम देखो, हम लोग आज जो पढ़ेंगे, हम लोग ये पढ़ेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, या अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, जैसे भी आपको पढ़ना हो, जैसा आप लिखना चाहें। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। तो आपको पता है कि यहां पर जब हम अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं तो बेटा वस्तु को 6 पोजीशंस पे रखते हैं। कितनी जगह पे, 6 जगह पे रखेंगे। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एक हम आपको थोड़ा सा हिंट देने के लिए, समझाने के लिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ये आपका रफ कार्य है समझने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना होगा वस्तु की स्थिति, और इस तरफ हम लिख देंगे, छोटा सा काम है, हम समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से आपको समझ में आ जाए। ये आपकी हो जाएगी प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर सपोज करिए ये आपका, हमने बेटा क्या बनाया है, दर्पण। हम छोटा सा ही बनाएंगे उसके बाद, क्योंकि हमें चार्ट भी बनाना है। ठीक, ये इसका पोल है P, वक्रता केंद्र है C, ये मुख्य अक्ष है, ये F है, ये है केंद्र से परे, और ये यहां पर जगह है अनंत की। ठीक है, उसी तरीके से यहां भी सेम चीज यहां भी बनाना है आपको। P, C, F केंद्र से परे, और ये अनंत है। तो पहली कंडीशन है, आपको क्या करनी है, 6 स्थितियां हैं, याद रखना। ये आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के निर्माण के लिए वस्तु को 6 जगह पे रखा जाता है। पहली जगह जो होगी ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, अनंत कहलाएगा। तो पहले आपको वस्तु यहां रखना है। फिर दूसरी जगह होगी अनंत और सी के बीच में, यानी ये पोजीशन दूसरी हो जाएगी। तीसरी कहां पर होगी, सी पर होगी। चौथी कहां पर होगी, सी और एफ के बीच में होगी। पांचवी कहां होगी, एफ पर होगी। और छठी स्थिति कहां पर होगी, पी और एफ के बीच में होगी। अब याद रखना, जब वस्तु कहां होगी, देखो ध्यान से, ये इसकी पहली स्थिति है, दूसरी स्थिति है, ये दिख नहीं रहा है,
इस तरह हम रख देते हैं, ये अनंत है। ठीक है, पहली स्थिति दूसरी है, ये तीसरी है बेटा। ये कौन सी स्थिति है? तीसरी, चौथी, पांचवी और ये छठी। तो ये क्या होती है? 6 स्थितियां हम लोगों ने देख ली। ठीक है, आपको कितनी स्थितियां दिख रही हैं? 6। ओ सॉरी, तो कितनी स्थितियां बेटा दिख रही हैं आपको? 6 स्थितियां, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। अब इनका प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा, इस बात को समझिएगा। यहां पे प्रतिबिंब की स्थिति को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहली स्थिति के लिए प्रतिबिंब कहां पर बनेगा बेटा? F पर बनेगा। ये पहला प्रतिबिंब। तो पहला वस्तु कहां रखोगे? अनंत पे रखोगे तो पहला प्रतिबिंब कहां बनेगा? F पर बनेगा। जैसे ही आप इधर बढ़ोगे प्रतिबिंब इधर खिसक आएगा। तो अब जो दूसरा प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा? यहां पे बनेगा। कहां पर बनेगा? यहां पर। इसके बाद जैसे ही आप तीसरी जगह पे पहुंचो, जब इधर आप आगे बढ़ रहे हो तो इधर भी आप क्या बढ़ोगे? आगे। यानी वस्तु आप सी पे रखोगे, प्रतिबिंब भी कहां बनेगा? सी पर बनेगा। ये तीसरी कंडीशन। चौथा प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो चौथा बेटा याद रखना, चौथा प्रतिबिंब बनेगा सी के परे। हम सी से परे हैं, सी के आगे बढ़ रहे हैं तो हम इधर सी के पीछे बनेगा। मतलब इधर आप आगे बढ़ोगे तो प्रतिबिंब इधर पीछे की साइड बनेगा, ये याद रखना। अब यहां पर देखो, तो चौथा प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? यहां पर बनेगा। पांचवा हम कहां पहुंचे? एफ पर पहुंचे। तो पांचवा हम कहां पहुंचे? एफ पर। तो इधर से भी पांचवा क्या होगा? 1 2 3 4, पांचवा हमारा क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। यानी पांचवा प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। अब ये छठी स्थिति हमारी कहां है? पी और एफ के बीच में है। तो इसका प्रतिबिंब याद रखना, इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां पर बनेगा? तो भैया ये बनेगा दर्पण के पीछे। तो छठा प्रतिबिंब कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। यानी जब आप वस्तु को आप पी और एफ के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। और सारे प्रतिबिंब कैसे होंगे? उल्टा होंगे। लेकिन जो छठा प्रतिबिंब होगा हमेशा, छठा वाला बेटा कैसा होगा? सीधा होगा। क्या होगा? सीधा होगा। और ये वाले जितने भी प्रतिबिंब बन रहे हैं सारे के सारे कैसे होंगे? उल्टा होंगे। और जो प्रतिबिंब उल्टा होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं। और यहां पर जो प्रतिबिंब सीधा होता है वो हमेशा कैसा होता है? आभासी होता है। बात समझ में आ रही है? तो जो छठी पोजीशन पे हम लोग यहाँ पर प्रतिबिंब रखेंगे वो कैसा होगा? आभासी और सीधा होगा। अब यहाँ पर आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, आपको चार्ट बनाना है। कैसे बनाना हम सिर्फ आपको बता रहे हैं। आपको यहाँ पे लिखना है, पहला काम है वस्तु की स्थिति। वस्तु की स्थिति, यहाँ पे पोजीशन कितनी है? 6। तो हम लिख देंगे क्रम संख्या कितनी हो जाएंगी? 6। तो वस्तु की स्थिति, फिर आपको लिखना है प्रतिबिंब की स्थिति। आपको बनाना, मैं नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ बताऊंगा। यहां पर आपको लिखना होगा, मैं नीचे बना देता हूं, प्रतिबिंब की प्रकृति। और इसके बाद आपका बनेगा प्रतिबिंब का आकार। ठीक, ये काम देखिए आपको करना, हमको नहीं करना। हमारा काम है सिर्फ समझाना। और आपको लग रहा होगा ये कंजेस्टेड दिख रहा है, तो बेटा ये बातें इसके लिए लिखी, तो मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं। मैं इसके लिए इसको क्या कर रहा हूं? इरेज कर दे रहा हूं। और इस बातों को हम ऊपर लिख देते हैं। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक, उल्टा। ठीक, तो ये आपने क्या बनाया? एक चार्ट हम बना के तैयार कर लेंगे। ये थोड़ा सा हमारे पास ऊपर नीचे हो गया तो डोंट वरी, इसकी टेंशन नहीं लेना। पहली क्रम संख्या है वस्तु की स्थिति कहां है? अनंत पर है। तो आप कहां लिखेंगे? अनंत पर। अनंत पे जब रखा तो प्रतिबिंब कहां बना? एफ पर। तो आप क्या लिखेंगे? एफ पर। प्रतिबिंब की प्रकृति मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो पहली स्थिति का प्रतिबिंब ये बन रहा, और ये 1 2 3 4 5 स्थिति कैसा होगा? वास्तविक, उल्टा होगा। वास्तविक और उल्टा। और बेटा कैसा बनेगा? एकदम बिंदु के आकार का बनता है। कैसा बनता है? बिंदु के आकार का बनता है। ठीक है, यहां पर समझ में आ गई। अब दूसरा आप जब बनाओगे तो वस्तु को कहां रखा है?
सॉरी सी और अनंत के बीच में, तो यहाँ पे लिखोगे आप सी और अनंत के बीच। सी और अनंत के बीच में होगी तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? सी और एफ के बीच में बनेगा, मतलब एफ और सी के बीच बनेगा। कैसा होगा? वास्तविक उल्टा ही होगा, लेकिन कैसा होगा? वस्तु से छोटा। कैसा होगा? वस्तु से छोटा। तीसरी स्थिति कहां पर है? सी पर है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? सी पर। देखिए कहां पर बनना? सी पर। वास्तविक उल्टा कैसा होगा? वस्तु के बराबर। चौथा एफ सी के बीच, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? सी और अनंत के बीच। वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा। पांचवा एफ पर। देखिए किस तरीके से चार्ट बनना। जब एफ पे रखा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। बुक से देख के बहुत अच्छा बनाइएगा। वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा। छठा देखिए, छठी स्थिति कहां पर है? पी और एफ के बीच। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? दर्पण। ये दर्पण है ना, वस्तु है ये सामने का हिस्सा, तो प्रतिबिंब कहां बना? दर्पण के पीछे। तो यहां पे लिख देना दर्पण के पीछे। और कैसा है? आभासी सीधा। आभासी सीधा। ठीक है, तो कल की डेट में आप लोग ये पूरा का पूरा चार्ट तैयार करके आना हो। थोड़ा सा चार्ट टेढ़ा बना हुआ है क्योंकि समय इतना ज्यादा हमारे पास था नहीं, इस वजह से हमें थोड़ा सा ऐसा करना पड़ा। तो ये तुम्हें याद करने का तरीका है, आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल तरीके से। इसी के आधार पर आप ये चार्ट भी बना सकते हो। ठीक है, कल जब हम पढ़ाएंगे तो आपको समझाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। लेकिन एक बात याद रखना, इसको तैयार करके आना है।